नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक एक पहेली है। एक तरफ है हिचकी, जिसे हम पानी पीकर या दोस्तों के डराने से ठीक कर देते हैं, और दूसरी तरफ है सांस का फूलना, जो सीढ़ियां चढ़ने पर किसी को भी हो सकता है। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन हमारे हाथ जो आयुर्वेदिक स्रोत लगे हैं, चरक संहिता का एक पूरा अध्याय, वो कहता है कि ये दोनों मामूली परेशानियां असल में जानलेवा भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। भगवान आत्रेय कहते हैं कि इनसे तेजी से प्राण हरने वाला कोई और रोग नहीं है। ये वो अलार्म हैं जो बताते हैं कि शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम फेल होने वाला है। मतलब हम जिसे मामूली समझते हैं वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, आमतौर पर हम हिचकी और सांस फूलने को दो अलग-अलग चीजें मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखता है। अच्छा, इसीलिए तो हिक्का श्वास चिकित्सतम नाम का पूरा एक अध्याय इन पर ही है। ठीक है, तो आज हम यही पता लगाएंगे कि कब एक आम सी हिचकी एक खतरनाक चेतावनी बन जाती है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आखिर इन रोगों की जड़ क्या है, ये शुरू कहाँ से होते हैं? देखिए, इनके कारणों की सूची काफी लंबी है। सबसे पहले तो हैं बाहरी, मतलब पर्यावरणीय कारण। जैसे? जैसे धूल, जिसे रज कहा गया है, या फिर धुआं, मतलब धूम, या बहुत तेज और ठंडी हवा का चलना। यानी वो चीजें जिनसे हम हमेशा बच नहीं सकते। मतलब दिल्ली या मुंबई में रहने वालों के लिए तो धूल और धुआं रोज की बात है। लेकिन क्या हमारी अपनी आदतें भी इसमें कोई भूमिका निभाती हैं? अरे वही तो सबसे बड़ा हिस्सा है। आयुर्वेद जीवन शैली पर बहुत जोर देता है। अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा व्यायाम करना, बहुत ज्यादा पैदल चलना, या देर तक संभोग करना, ये सब शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। एक मिनट, ये बात आज के हिसाब से थोड़ी अजीब लगती है। आजकल तो नो पेन नो गेन का जमाना है, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, घंटों जिम कर रहे हैं। क्या आयुर्वेद का नजरिया यहाँ अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद अति सर्वत्र वर्जयेत के सिद्धांत पर चलता है। यानी किसी भी चीज की अति बुरी है? बिल्कुल। व्यायाम जरूरी है, लेकिन जब वो शरीर को पोषण देने की बजाय तोड़ने लगे, तो वो रोग का कारण बन जाता है। और इन सब के ऊपर है हमारा आहार विहार। खाने पीने की आदतें, इसका तो अंदाजा था मुझे। बिल्कुल। रूखा, भारी और ठंडा भोजन। मिसाल के तौर पर आयुर्वेद राजमा यानी निष्पाव, उड़द की दाल, तिल का तेल और दही को इस मामले में बड़ा दोषी मानता है। अच्छा। यहाँ तक कि जलीय और दलदली क्षेत्रों के जानवरों का मांस खाना भी एक कारण बताया गया है। तो ये सभी कारण, धूल, धुआं, गलत खाना, जरूरत से ज्यादा मेहनत, ये सब शरीर के अंदर जाकर करते क्या है? वो कौन सा स्विच है जिसे ये ऑन कर देते हैं? यहाँ आयुर्वेद की भाषा में संप्राप्ति, मतलब रोग के बनने की प्रक्रिया समझना दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया हो। हमारा शरीर प्राणवह स्रोतस नाम के अनगिनत चैनलों या हाईवे से चलता है, जिन पर प्राणवायु दौड़ती है। ठीक है, तो प्राणवायु का हाईवे। अब इन सभी कारणों से शरीर में वात दोष नाम का एक ड्राइवर बेचैन और अनियंत्रित हो जाता है। ओके। ये बेचैन ड्राइवर अपने साथ कफ दोष नाम के एक कीचड़ से भरे ट्रक को ले लेता है। अब सोचिए, हाईवे पर एक अनियंत्रित ड्राइवर और एक कीचड़ का ट्रक आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा, रास्ता पूरी तरह से बंद। बिल्कुल, यही होता है। ये कुपित वात और कफ मिलकर प्राणवायु के हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं। प्राणवायु आगे जा ही नहीं पाती। और प्राणवायु का यही घातक जाम 5 तरह की हिचकी और 5 तरह की सांस की बीमारियों को जन्म देता है। ये एनालॉजी तो शानदार है। मतलब सारा खेल प्राण के रास्ते में आई रुकावट का है। अच्छा, क्या इस ट्रैफिक जैम से पहले शरीर को इस सिग्नल, कोई चेतावनी देता है? जैसे गूगल मैप्स पहले बता देता है कि आगे जाम है। हाँ, शरीर भी सिग्नल देता है। इन्हें पूर्व रूप कहते हैं। हिचकी आने से पहले गले और छाती में भारीपन सा महसूस होना, मुंह का स्वाद कसैला होना और पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट। और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्या का सिग्नल क्या शरीर पहले देता है? हाँ, उसके संकेत और भी स्पष्ट होते हैं। कब्ज के साथ पेट का फूलना, पसलियों में दर्द होना, ओहो, छाती के बीच में यानी हृदय प्रदेश में पीड़ा होना, और सबसे महत्वपूर्ण, प्राणवायु की गति का उल्टा हो जाना। मतलब जो सांस का नेचुरल रिदम है वो बिगड़ने लगता है। बिल्कुल। यहीं से ये विषय और भी गहरा हो जाता है। मुझे अब तक लगता था कि हिचकी तो बस हिचकी होती है, लेकिन चरक संहिता में इसके भी प्रकार बताए गए हैं। ये वर्गीकरण किस आधार पर है? ये वर्गीकरण सिर्फ लक्षणों पर नहीं है,
बल्कि साध्यता पर आधारित है। साध्यता। मतलब बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं। आयुर्वेद हर मरीज को झूठी उम्मीद नहीं देता, वो पहले ही बता देता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं, साध्य यानी जिनका इलाज संभव है, और असाध्य जो लाइलाज हैं। पहले उन हिचकियों के बारे में बात करते हैं जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। साध्य प्रकार कौन से हैं? इसमें 2 हैं। पहली है क्षुद्र हिक्का। क्षुद्र मतलब छोटी या मामूली। ये ज्यादा मेहनत करने से होती है। अच्छा, जैसे जिम में ज्यादा वजन उठा लिया और हिचकी आने लगी। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल भाई, ये ज्यादा दर्द नहीं देती और खाना खाने के बाद अक्सर अपने आप चली जाती है। दूसरी है अन्नज हिक्का। अन्नज मतलब अन्न से पैदा हुई। ये बहुत तेजी से या जरूरत से ज्यादा खाने पीने से होती है। पानी पीने से या डकार आने पर यह ठीक हो जाती है। ये दोनों ही वो हैं जिन्हें हम आम हिचकी कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं खतरनाक प्रकारों पर। वो कौन सी हिचकियां हैं जिन्हें आयुर्वेद इतना खतरनाक मानता है कि उन्हें लाइलाज कह दिया? यहां हमें गंभीरता को समझना होगा। इनमें सबसे भयानक है महाहिक्का। महा मतलब बहुत बड़ी? हाँ, महान या बहुत बड़ी। ये बहुत ऊंची, जोरदार और लगातार आने वाली हिचकी है। ये उन लोगों में होती है जिनका शरीर, बल और मांस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इसके लक्षण? वो चौंकाने वाले हैं। ये चेतना और स्मृति को नष्ट कर सकती है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? चेतना और स्मृति को नष्ट कर सकती है? मतलब एक हिचकी किसी इंसान की याददाश्त छीन सकती है और उसकी जान ले सकती है? ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। ये असल में क्या हो रहा है शरीर के अंदर? आपका चौंकना जायज है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हिचकी नहीं है। ये एक संकेत है, एक अलार्म है कि शरीर के अंदर की मशीनरी, खासकर नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरी तरह से ढह रही है। ओहो! यहाँ हिचकी बीमारी नहीं बल्कि मौत का लक्षण है। शरीर का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब शरीर पूरी तरह से अपने ही खिलाफ हो गया है। मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। और कौन से प्रकार हैं? दूसरा है गंभीर हिक्का। इसमें गहरी और दर्दनाक आवाज नाभि या पेट के निचले हिस्से से आती है और शरीर कांपकर आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा है व्यापेत हिक्का, जो भोजन के दौरान शुरू होती है और खाना पचने के बाद और बढ़ जाती है। अच्छा। इसके साथ व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करता है, उसे उल्टी होती है और भयानक प्यास लगती है। ये तीनों ही प्राणघातक मानी गई हैं। स्रोतों में एक यमक हिक्का का भी उल्लेख है जो कहते हैं कि जोड़े में आती है। ये क्या है? यमक का मतलब है जोड़ा या ट्विन। ये एक विशेष स्थिति है जो सीधे तौर पर रोग के परिणाम को दर्शाती है। वो कैसे? अगर ये हिचकी किसी बहुत कमजोर व्यक्ति को हो, जिसे साथ में दर्द, प्यास और बेहोशी जैसे लक्षण हो, तो यह असाध्य है। लेकिन अगर यही हिचकी किसी ऐसे व्यक्ति को हो जिसका शरीर और इंद्रियां अभी भी मजबूत हैं, तो उसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी रोग का परिणाम सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि रोगी के अपने शारीरिक बल पर भी कितना निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर हिचकी इतनी गंभीर हो सकती है, तो मैं सांस फूलने के बारे में पूछने से भी डर रही हूँ। उसके प्रकार क्या हैं? डरना स्वाभाविक है, क्योंकि श्वास रोग में प्राणवायु का हाईवे और भी बुरी तरह से जाम हो जाता है। इसके भी 5 प्रकार हैं और इनमें भी 3 असाध्य यानी लाइलाज हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है महाश्वास। इसमें रोगी एक क्रोधित बैल की तरह बहुत ऊंची और दर्दनाक आवाज के साथ सांस लेता है। उसकी चेतना और ज्ञान नष्ट हो जाता है और ये बहुत तेजी से मृत्यु की ओर ले जाता है। दूसरा है ऊर्ध्वश्वास। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया वो छोटी और उथली रह जाती है। रोगी ऊपर की ओर टकटकी लगाकर देखता है। ये भी घातक है। और तीसरा? तीसरा है छिन्न श्वास। इसमें सांस रुक रुक कर आती है। रोगी को ऐसा असहनीय दर्द होता है जैसे कोई उसके शरीर के संवेदनशील बिंदुओं, मतलब मर्म स्थानों को काट रहा हो। बाप रे! यह शीघ्र ही मृत्यु का कारण बनती है। ये तीनों प्रकार महाहिक्का की ही तरह शरीर के पूरी तरह से विफल हो जाने के आखिरी संकेत हैं। तो क्या हर तरह की सांस की तकलीफ लाइलाज है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनका इलाज या कम से कम प्रबंधन तो किया जा सकता है? हाँ, 2 प्रकार ऐसे हैं। एक है तमक श्वास। इसकी तुलना अक्सर आधुनिक चिकित्सा के ब्रोंकियल अस्थमा से की जाती है। इसमें सांस फूलने पर रोगी को लेटने में तकलीफ होती है और बैठकर आराम मिलता है। ये तमक श्वास तो सुनने में बिल्कुल अस्थमा जैसा लग रहा है, खासकर ये कहना कि बैठकर आराम मिलता है और बारिश या ठंडी हवा में बढ़ जाता है।
कमाल है कि हजारों साल पहले लक्षणों की इतनी सटीक पहचान की गई थी। बिल्कुल। आयुर्वेद का अवलोकन विज्ञान बहुत मजबूत था। तमक श्वास के बारे में कहा गया है कि यदि रोग नया हो और रोगी बलवान हो तो यह साध्य है, मतलब इसका इलाज हो सकता है। और अगर पुराना हो? लेकिन अगर ये पुराना हो चुका है तो यह याप्य होता है, यानी इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। और आखिरी प्रकार कौन सा है? और पांचवा है क्षुद्र श्वास। ये क्षुद्र हिक्का की तरह ही है। ये रूखे भोजन या ज्यादा परिश्रम के कारण होने वाली हल्की सांस की तकलीफ है, जो थोड़ा आराम करने पर ठीक हो जाती है। ये पूरी तरह से साध्य है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये असाध्य यानी लाइलाज वाली हिचकी और श्वास असल में अलग बीमारियां हैं ही नहीं, बल्कि ये किसी और बड़ी बीमारी के आखिरी स्टेज के लक्षण हैं, जैसे शरीर का आखिरी एसओएस सिग्नल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सार है। आयुर्वेद सिर्फ रोगों का नामकरण नहीं कर रहा, वो उनकी गंभीरता का एक स्पेक्ट्रम बता रहा है। महाहिक्का, छिन्न श्वास, ये अपने आप में बीमारियां कम और शरीर के अंदर चल रहे एक महाविनाश के बाहरी लक्षण ज्यादा हैं, जहां प्राणवायु का हाईवे पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और जो साध्य प्रकार है वो बस हाईवे पर आया है, एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। बिल्कुल। शुद्र और अन्नज प्रकार स्थानीय और सीमित हैं। वो किसी गहरी प्रणालीगत समस्या का संकेत नहीं देते। और तमक श्वास यानी अस्थमा, इन दोनों के बीच की स्थिति है। ये एक पुरानी बीमारी है जिसे सही जीवन शैली और चिकित्सा से प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम सामान्य लक्षणों को कैसे देखते हैं। कब एक साधारण सी हिचकी या सांस का फूलना किसी गहरे असंतुलन का संकेत हो सकता है, यह समझना जरूरी है। तो आज के विश्लेषण का सार यह है कि हिचकी और सांस फूलना मामूली समस्याओं से लेकर घातक स्थितियों तक का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इनका वर्गीकरण गंभीरता और इलाज की संभावना पर आधारित है, और इन सब के मूल में एक ही विकृति है, प्राण के रास्ते में वात और कफ द्वारा पैदा की गई रुकावट। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। इन सभी प्राणघातक श्वसन रोगों की उत्पत्ति का स्थान पित्त स्थान बताया गया है, जो हमारे पाचन और चयापचय से संबंधित है, मतलब पेट का ऊपरी हिस्सा। अच्छा। ये प्राचीन दृष्टिकोण हमारे पाचन स्वास्थ्य और हमारी सांस एवं जीवन शक्ति के गहरे संबंध के बारे में क्या संकेत दे सकता है, इस पर विचार करना आवश्यक है।